हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT हिस्ट्री क्लास 7 के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, जनजाति समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजाति समाज कहा जाता था। जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे। अगला है, जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। तो देखिए, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसे समाज भी थे जो कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई चतुर्वर्ण व्यवस्था का मतलब आप जानते होंगे, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपरी पायदान पर, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद सबसे निचले पायदान पर शूद्र आते हैं। तो ऐसे भी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ समाज रहे हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को नहीं माना है, जो कि सामान्यतः अपनी व्यवस्था को बनाकर चलते थे। तो ये जनजातीय समाज कहे जाते थे। यह पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य जो होते थे वो नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे और जो जनजातियां होती थी वो अक्सर अपना जीविकोपार्जन जो थी वो खास करके खेती कृषि कार्यों से या जंगलों से मिलने वाले कंदमूल फल वगैरह, इनसे अपना जीविकोपार्जन करती थी। यानी शिकारी, संग्राहक वगैरह, पशुपालक वगैरह, ये सारे काम इन लोगों के होते थे। तो ये जनजातियों के बारे में थोड़ा सा परिचय है, आप वैसे पढ़कर आए हैं इनके बारे में। बात करें, यहाँ पर बताया गया है अगले ऑप्शन में कि जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। देखिए, चूंकि जनजातीय समूह जो होते हैं पूरा समूह में रहकर काम करते हैं, यहाँ पर कोई जाति व्यवस्था होती नहीं है ऊपर, यानी कह सकते हैं जैसे आपने ब्राह्मण व्यवस्था में देखा होगा कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऊपरी पायदान पर, कुछ निचले पायदान पर होते हैं, जबकि जनजाति में सभी लोग समान रूप से होते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो भी संसाधन होते हैं, जो भी संसाधन है वो सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होते हैं, बल्कि समुदाय के सभी लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत है। यहाँ पे लिखा गया कि जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे, जबकि जनजातीय समूह जो होते हैं वो संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। अगला है, जाति आधारित जनजातीय समाज, ये जो है दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। देखिए, कई बार आपने सुना होगा, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, जो राजा वगैरह थे, तमाम ऐसे हमारी रियासतें हमारी देखने को मिली हैं जिनके व्यापार वगैरह जो होते थे वो जनजातियों के थ्रू होते थे, क्योंकि जंगलों से मिलने वाले हाथी वगैरह या फिर औषधियाँ या कंदमूल फल वगैरह ये जनजातीय लोग राजाओं तक पहुंचाते थे, व्यापारियों तक पहुंचाते थे। तो हमें व्यापार का वर्णन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यानी कि ये तमाम जो जनजातीय समूह हैं ये खास करके बाहरी जो जातीय समूह हैं इनसे जुड़े हुए थे, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी निर्भर नहीं थे, नहीं, निर्भर थे। ये मतलब निर्भर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि निर्भर नहीं रहे हैं, ये निर्भर रहे हैं। यानी जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी जो विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका केवल 1। दूसरा प्रश्न है अब आपका, जनजातीय परंपराओं और उनके अतीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, जनजातीय लोग अपने इतिहास का लिखित दस्तावेज रखते थे। अगला है, जनजातीय लोग समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। देखिए, यहाँ पर जब बात आती है आपके समकालीन इतिहासकारों के सामने कि जनजातियों के इतिहास के बारे में पता लगाइए, तो जनजातियों के इतिहास के बारे में पता लगाना बड़ा आसान नहीं है। दिक्कत यह है कि देखिए, जैसे आपने देखा होगा मुगल काल में तमाम मुस्लिम शासकों ने अपने अपने इतिहासकार लगाकर प्रॉपर तरीके से अपना इतिहास वर्णित करवाया है। वहीं इसका उलट अगर आप जनजातियों को देखते हैं तो जनजातियों में जितनी भी उनकी परंपराएं, जितने भी उनके रीति रिवाज या जितनी भी उनके अतीत में हुई घटनाएं होती हैं वो मौखिक रूप से याद करवाई जाती हैं। यानी कि कोई समाज का बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपने छोटे छोटे जो भी समाज के व्यक्ति हैं या छोटे छोटे बच्चे उनके सामने वो कहानियाँ सुनाता है। तो ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी वो कहानियाँ याद कर ली जाती हैं। तो ऐसे करके इनके इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। कहीं कहीं पर हमारे जो आपके तमाम जो मुगल शासक रहे हैं या अन्य शासक रहे हैं जिनका टकराव हुआ है खास करके जनजातियों से, तो उन्होंने जनजातियों के बारे में अपने इतिहास में लिखा है। तो ऐसे करके वहाँ से इनके बारे में जानकारी पता चल जाती है।
तो वहीं अगर हम बात करें तो जनजातीय लोग जो थे वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। यहाँ लिखा है लिखित दस्तावेज रखते थे, नहीं, ये लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे और ये परंपराएं जो होती थी हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर होगा आपका बी, यानी केवल सेकंड। तीसरा प्रश्न है अब आपका, यानी कि यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न है अब आप जनजातियों के संदर्भ में नीचे दी गई सूची को आपस में मिलाइए। यानी आपके सामने जनजातियों की सूची दी हुई है, इसको आपस में मिलाना है। देखिए मैं डायरेक्ट जनजातियों पर आता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं गक्खर, यानी कि जो गक्खर जनजाति है तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये गक्खर जनजाति जो थी ये आपके खास करके पंजाब वाले रीजन में फैली हुई थी। यानी कि ये जो गक्खर जनजाति है पंजाब में खोखर जनजाति और 13वीं और 14वीं सदी के दौरान यहाँ पर एक और जनजाति उभर कर आई है गक्खर, यानी पहले खोखर नाम की जनजाति रही थी, फिर गक्खर जनजाति आई है। और इनका मुखिया जो था कमाल खान गक्खर, ये अकबर के ने इसको मनसबदार बनाया था। तो ये गक्खर जनजाति जो थी वो पंजाब वाले रीजन से संबंधित थी। ठीक है, तो अगला है यहाँ पर आपकी लंघा, यानी कि ये जो अगली जनजाति है ये है लंघा जनजाति। देखिए ये लंघा जनजाति जो थी वो खास करके आपके मुल्तान और सिंध वाले प्रांत में यहाँ पर दो जनजातियों का वर्चस्व था, जिनमें एक आपकी लंघा जनजाति थी और दूसरी इसके बाद जनजाति जो थी वो थी अरघुन। तो इन दो जनजातियों का यहाँ पे वर्चस्व रहा था, लंघा और अरघुन का। ये खास करके मुल्तान और सिंध वाले इलाकों में रहे थे। तो यहाँ पर ये दोनों जनजातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगली जनजाति आपकी आ जाती है बलोच। देखिए बलूच या बलूचिस्तान आज का जो क्षेत्र देखते हैं वो वास्तव में इन्हीं लोगों का क्षेत्र था। तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पर एक जनजाति रहती थी बलोच, जिसके नाम से आज वर्तमान पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत बना हुआ है। तो ये वही बलोच जनजाति का क्षेत्र है, तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित था। अगली जनजाति आपकी आ जाती है यहाँ पर गड्डी या गद्दी जिसे हम कहते हैं, यानी गद्दी यानी गडरियों की जनजाति है। ये खास करके आपके पश्चिमी हिमालय वाले रीजन पे पाई जाती थी। ये पश्चिमी हिमालय वाला जो रीजन है, क्षेत्र है, वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती थी। अगली जनजाति है आपकी इसमें नागा वाली। देखिए नागा वाली जनजाति खास करके आप देखेंगे उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियाँ पूरी तरह से यहाँ पर इनका वर्चस्व रहा था। तो ये उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती थी। तो देखिए यहाँ पर आपका तीसरे का आंसर होगा सी, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा और ई का पांचवा। तो आंसर है आपका तीसरे का यहाँ पर सी वाला, यानी यहाँ पर आंसर है आपका तीसरे का सी। अगला यहाँ पर प्रश्न है अब आपका चेर जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, यानी चेर जनजातियों के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन आपका गलत है ये बताना है आपको। पहला है मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। अगला है बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1691 में चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त कर दिया। अगला है इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए। देखिए अगर बात की जाए तो आज आपका जो वर्तमान वाला बिहार और झारखंड वाला इलाका है तो यहाँ पर 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर अकबर ने जो है चेर जनजातियों से निपटने के लिए अपने जो प्रसिद्ध सेनापति हैं राजा मान सिंह, इनको वहाँ भेजा है और इनके साथ चेर जनजाति का युद्ध भी हुआ है। अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर तारीख पर गौर करें, यहाँ पर जो साल लिखा है उस पर गौर करें तो आप ये पाएंगे ये औरंगजेब के काल का समय है, ना कि अकबर के काल का समय। अकबर का समय जो था 1591 था। तो अकबर ने जो है 1591 में अपने सेनापति मान सिंह को इन लोगों पर हमला करने के लिए भेजा है। यहाँ पर युद्ध भी हुआ है, मुगल सेना की यहाँ पर जीत भी होती है, लेकिन खास करके आप देखेंगे ये लोग पूरी तरह से इनके अधीन नहीं हो पाते हैं और मुगल सेना लंबे समय तक इन पर कब्जा भी नहीं जमा पाती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन तो गलत है क्योंकि यहाँ पर डेट गलत लिखी हुई है। ये 1591 में इन्होंने परास्त किया है। अगला है यहाँ पर इस युद्ध के बाद चेर जो थे मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए। देखिए मैंने जैसा कि बताया युद्ध हुआ है, चेर लोग परास्त हुए हैं, लेकिन ये किसी के अधीन पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं, ना ही मुगलों के अधीन पूरी तरह से हो पाए हैं। और मुगल लोग भी इस क्षेत्र में लंबे समय तक अपना वर्चस्व नहीं जमा पाए हैं। कुछ समय बाद ये फिर से सक्रिय हो गए हैं, चेर लोग वहाँ पे फिर से सक्रिय हो गए हैं। तो ये पूरी तरह अधीन नहीं हो पाए हैं, यानी यहाँ पर नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपका केवल दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर असत्य है। तो आंसर है आपका बी वाला। पांचवा प्रश्न है अब आपका जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची को आपस में हमें मिलान करना है। यहाँ में देखना है कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में रहती है। सबसे पहले बात करते हैं भील जनजाति की।
तो देखिए भीलों की जो बड़ी जनजाति है ये खास करके पश्चिमी और मध्य भारत में ये फैली हुई है, तो यहाँ पर ए का ऑप्शन होगा तीसरा। अगली आपकी जनजाति जो आ जाती है ये आ जाती है कोली जनजाति। देखिए यहाँ पर कर्नाटक और जो महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ पर कोली जनजाति और इसके अलावा एक और जनजाति है जिसका नाम है बेराद। कोली और बेराद जनजाति का निवास स्थान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और कई दूसरी जनजातियों का निवास स्थान भी है। कोली जनजाति के कुछ लोग जो हैं वो गुजरात में भी रहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोली जनजाति के कुछ लोग यहाँ पर गुजरात में भी रहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी गोंड जनजाति। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने पर हमारी जो गोंड जनजाति है, खास करके ये गोंड जनजाति आपको देखने को मिलेगा कि गोंड जनजाति जो है आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही आपके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी बड़ी तादाद में मिलते हैं। तो खास करके यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गोंड के बारे में। कोरागा की बात करें, यहाँ पर आपकी अगली जनजाति है कोरागा जनजाति। देखिए कोरागा, वेतर, मारवाड़ जनजातियाँ ये दक्षिण भारत की विशाल आबादी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डी का दूसरा। तो यहाँ पांचवें का ऑप्शन है आपका डी वाला, यानी कि यहाँ पर ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आंसर है यहाँ पर ए का पांचवें का यहाँ पर ऑप्शन है डी वाला। छठवां प्रश्न है अब आपका, खानाबदोश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते हैं। अगला है ये समाज के किसी अन्य जाति वर्ग से संपर्क नहीं रखते थे तथा ये लोग अपनी जरूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर थे। तो देखिए बात करें खानाबदोश जनजातियों की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खानाबदोश के रूप में होते हैं, यानी घुमंतू लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कबीले बनाकर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पे पहला वाला कथन सही है कि इनमें से कई पशुचारी होते हैं, यानी अपने पशुओं को साथ में लेकर चलते हैं, अपनी रेवड़ यानी जो पशुओं की गाड़ी होती है पूरा पशुओं का काफिला लेकर चलते हैं और ये एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते हैं। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आप देखेंगे खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश वाले रीजन में, तो वो आते जाते रहते हैं अपने ऊँटों के साथ। तो छठवें का पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। अगला वाला कथन है कि ये लोग जो हैं ये किसी भी अन्य जाति वर्ग से संपर्क नहीं रखते थे और ये अपनी जरूरत का सामान अपने इसके लिए आत्मनिर्भर थे। ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो इनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था और वे खेतिहर ग्रस्तों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊँट, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। यानी खास करके जो जाति वर्ग के अन्य लोग हैं इनके साथ व्यापार करते थे, अपनी वस्तुओं का विनिमय करते थे। यानी कि जो घी वगैरह है ये सब चीज़ें, ऊन वगैरह उनको देते थे, उसके बदले में उनसे अनाज वगैरह जो है और चीज़ें जो हैं वो उनसे ले लेते थे। तो ऐसे करके ये वस्तु विनिमय करते थे। तो ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लोग अपनी जरूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर थे नहीं, ये बाकायदा उनसे व्यापार करते थे, वस्तु विनिमय के जरिए व्यापार होता था। तो यहाँ पर केवल पहला वाला कथन सही है, तो छठवें का आंसर है यहाँ पर ए वाला, केवल एक। सातवां प्रश्न है अब आपका, बंजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, उनका कारवां जत्था कहलाता था। अगला है सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। अगला है सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो खानाबदोश समूह में देखने को मिलता है वो बंजारों का देखने को मिलता है। तो आपने नाम सुना होगा कि बंजारे जो होते हैं अक्सर घूमते फिरते रहते हैं। तो इनका जो पूरा कारवां होता है इसको जत्था नहीं कहते हैं बल्कि इसको टांडा कहा जाता है। यानी बंजारों के कारवां को यहाँ पर टांडा कहा जाता है, ना कि जत्था। तो पहला वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। हमें इतिहास में कुछ ऐसे जिक्र देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपके कुछ इतिहास में शासकों ने इन जो आपके बंजारों के जरिए अपने बाजार व्यवस्था को यहाँ पर बाजार तक सप्लाई पहुँचाई है। तो सुल्तान अलाउद्दीन खलजी जो हैं इन्होंने बंजारों का इस्तेमाल करके नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई ये करते थे। तो ये भी जिक्र हमने देखने को मिला है। इसके अलावा जो मुगल थे, खास करके मुगलों के जो भी सैन्य अभियान होते थे उन अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए रसद यानी राशन की ढुलाई जो होती थी वो खास करके बंजारों के द्वारा ही की जाती थी। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी सही है। तो यहाँ पर आपके दूसरा तीसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3। आठवां प्रश्न है अब आपका, कथन यहाँ पे दिया है और कारण दिया है, बताना है कथन कारण क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। कथन, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगीं,
कारण क्या था? विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम समाज का बदलता स्वरूप देखते हैं। यहाँ पर नई जातियों का उदय, साथ साथ नई श्रेणियों का बनना भी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई हैं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी है। और एक ही वर्ण के भीतर, यानी पहले 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब इन वर्णों के भीतर भी छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी हैं। यानी कथन यहाँ पूरी तरह से सही है। कारण बताया गया है। कारण क्या है कि विशेषज्ञता प्राप्त आपके शिल्पी, सुनहार जो हैं, या लोहार, बढ़ई या राजमिस्त्री हैं, इनको ब्राह्मणों के द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई है। और ऐसे करके जब ब्राह्मणों ने जातियों के रूप में विभक्त कर दिया है, पहले सब ये एक कॉमन वर्ड होता था, यानी सब ये शूद्र माने जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद ब्राह्मणों ने इसे जाति में डिवाइड कर दिया कि भाई अभी जाति है प्रॉपर, एक सुनार का काम करने वाला पूरा एक अपना जाति है, लोहार का काम करने वाला पूरा एक अपना जाति है। तो ऐसे करके ये लोग वर्ड की बजाय जाति जो थी वो समाज के संगठन का फिर आधार बन गई है। तो कारण भी यहाँ पर सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का यहाँ पर सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर है यहाँ पर 8वें का ए। 9वां प्रश्न है अब आपका, मध्यकाल में बदलते समाज में नई जातियों और श्रेणियों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कोई एक गलत है, वो आपको बताना है कौन सा गलत है। यहाँ पर पहला है 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। अगला है हूड़, चंदेल, चालुक्य में से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि ब्राह्मणों के समर्थन से अधिकांश जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए। अगला है पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था और वे जाति व्यवस्था को निकारते रहे। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारे देश में कुछ बाहर से आने वाले भी घुमंतू लोग थे, बाहर से आने वाली जनजातियाँ भी थी। तो ये सब लोग जब आए हैं तो इन्होंने यहाँ की वर्ण व्यवस्था को देखा है, तो उन्होंने अपने आप को ऊंचे पायदान पर स्थापित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में यहाँ पर काफ़ी इजाफा हुआ। तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इसमें हूड़, चंदेल, चालुक्य में से कुछ पहले ये जनजातियों में आते थे, लेकिन बाद में ये कई कुल जो थे राजपूत मान लिए गए। देखिए आपको पता ही होना चाहिए, एक हिरण्यगर्भ अनुष्ठान हुआ करता था, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अगर जन्म से क्षत्रिय नहीं है, नहीं अपने माँ के गर्भ से क्षत्रिय नहीं है, तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करके अपने आप को क्षत्रियत्व प्राप्त कर लिया करता था। तो यहाँ पर बी वाला कथन है आपका सही है। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि ब्राह्मणों के समर्थन से अधिकांश जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो पाए। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि खास करके जो ब्राह्मण लोग हैं, इनकी वजह से जो ऐसी जनजातियाँ जो कि समाज में ऊंचा पायदान प्राप्त कर चुकी थी या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, उनमें से कुछ एक परिवार, सब लोग नहीं बल्कि कुछ एक परिवार ही जो थे वो शासक वर्ग में शामिल हो पाए हैं। वरना अधिकांश जनजातियाँ जो थीं वो केवल निचली जातियों में ही फिर जो है जहाँ पर कह सकते हैं फंस कर रह गई हैं, बहुत कम लोग ही। यानी धीरे जो ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जो थी जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई हैं, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही यहाँ पर शासक वर्ग में शामिल हो पाए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई है। बाद बाकी जो जनजातीय लोग बचे हैं ये समाज की छोटी जातियों में फिर बनकर रह गए हैं। तो यहाँ पर सी वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि ब्राह्मणों के समर्थन से अधिकांश जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो पाए। नहीं, अधिकांश नहीं बल्कि कुछ एक, ये बहुत कम संख्या में कुछ एक परिवार ही शामिल हो पाए हैं। अधिकांश जो जनजातियाँ थीं वो निचली जातियों में शामिल हो गई हैं। अगला है यहाँ पर देखिए पंजाब, सिंधु और ये आपका उत्तर पश्चिमी सरहद वाली जो प्रभुत्वशाली जनजातियाँ थीं, इन्होंने उसी समय इस्लाम का वर्चस्व बढ़ रहा था, इस्लाम वाले लगातार सौदागर शासक वहाँ पे आ रहे थे, तो इन्होंने इस्लाम अपना लिया है और ये खास करके जाति व्यवस्था को नकारते थे। तो यहाँ पर डी वाला कथन सही है। देखिए सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा जो प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था है, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर इसको स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता ही होगा हिंदू वर्ण व्यवस्था में जो था गैर बराबरी का ही माहौल था, क्योंकि यहाँ समानता का माहौल तो था नहीं। पहले से समाज हमारा था वर्ण व्यवस्था में बैठा हुआ था, फिर जाति व्यवस्था में बट गया। तो ऐसे करके समाज में हिंदू सनातनी समाज में जो असमानता थी वो लगातार व्याप्त होती चली गई। तो ये चीज़ कुछ जनजातियों को पसंद नहीं आई, तो इसलिए उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। तो यहाँ पर पूछा गया है गलत कौन सा है, तो 9 का सी वाला कथन गलत है। तो आंसर है आपका 9 का सी। 10वां प्रश्न है अब आपका, गौड़ जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है गौड़ लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानांतरीय कृषि करते थे।
अगला है गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। देखिए वर्तमान में अभी आप जो आपका मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला इलाका जो देख रहे हैं वो वास्तव में गोंडगाना प्रदेश का कभी इलाका हुआ करता था, और भी इसमें कुछ क्षेत्र जुड़े हुए हैं। वैसे मेनली जो मेजरली रीजन आपका था वो आपका खास करके मध्य प्रदेश वाला रीजन और छत्तीसगढ़ वाला कुछ रीजन मिलाकर गोंडवाना प्रदेश हुआ करता था। तो गोंड लोग जो थे गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे, और ये स्थानांतरी कृषि यानी झूम कृषि जिसके नाम से हम जानते हैं, झूम कृषि का मतलब आप जानते होंगे कि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, फिर उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है, और जब यह जमीन जो होती है जब अपनी उर्वरता खो देती है तो जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से दूसरी जगह फिर फसल उगाई जाती है। इसलिए इसे स्थानांतरी कृषि या झूम कृषि कहा जाता है। तो 10वें का पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। अगर बात करें गोंड जनजाति की तो देखिए विशाल गोंड जनजाति जो थी कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी और प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। तो यहाँ पर सेकंड कथन भी सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है। तो यहाँ पर 10वें का आंसर होगा डी वाला। 11वां कथन है अब आपका प्रश्न है अब आपका गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य बरहोत 84 गढ़। ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आता हूँ यानी कि इसके उत्तर पे आता हूँ क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा कौन सा है क्या है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर इन राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत केंद्रीकृत हो रही थी। यहाँ पर राज्य जो थे वो गढ़ों में विभाजित थे। खास करके आप देखेंगे जो प्रशासन की केंद्रीय इकाई जो थी वो राज्य हुआ करती थी यहाँ पर, और राज्य के बाद क्या आते थे, गढ़ आते थे। ठीक है, और हर गढ़ में किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में ही होता था, और राज्य के बाद गढ़ के बाद फिर आता था आपका 84 गांव की इकाइयों में फिर विभाजित होते थे। यानी गढ़ जो थे वो 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे जिनको 84 कहा जाता है, और 84 का भी उपविभाजन जो होता था वो बरहोत में होता था। तो ऐसे करके यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, राज्य से गढ़ से 84 से बरहोत। तो ऐसे करके यहाँ पर जो बरहोत होता था वो 12 गांव को मिलाकर बनते थे, यानी 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, और बरहोत जो होते थे वो 12 छोटे छोटे गाँव को मिलाकर ये बरहोत बनते थे। तो इनकी प्रशासनिक इकाई राज्य सबसे ऊपर, उसके बाद गढ़, फिर 84, फिर बरहोत। तो 11वें का आंसर है यहाँ पर बी वाला। कई बार ये पूछा गया है। 12वां प्रश्न है अब आपका गोंड राज्य गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है। तबकात ए अकबरी, तुजुक ए जहांगीरी, अकबरनामा, बादशाहनामा। देखिए यहाँ पर आप लोग जानते होंगे अकबर के शासनकाल का इतिहास जो है हमें अबुल फजल कृत अकबरनामा में देखने को मिलता है, और इसी में गढ़कटंगा के 70,000 गाँव का यहाँ पर जिक्र इसमें किया गया है। तो यहाँ 12वें का आंसर होगा अकबरनामा। 13वां प्रश्न है अब आपका गौंड समाज के सरदारों के राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है गढ़कटंगा के गौंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। अगला है उसके पुत्र दलपत ने महोबा के राठौर राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। तो यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए हम लोग जैसा कि हमने जाना है कि बाद के समय में जितनी जनजातियां हैं उन सब ने कोशिश की है, जो प्रभुत्वशाली जनजातियां बन गई थी उन्होंने कोशिश की है कि अपने आप को छत्री के रूप में स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर वही गौंड जनजाति के साथ भी होता है। गौंड जनजाति के लोगों ने भी यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने ब्राह्मण लोगों को तमाम अनुदान दिए हैं, और ब्राह्मणों ने भी इनसे बहुत सारी भूमि वगैरह अनुदान के रूप में प्राप्त की है। तो गौंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की यहाँ पर चाहत हुई है। इसलिए यहाँ पर गढ़कटंगा के जो गौंड राजा हैं अमन दास, इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की है। पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इनके पुत्र हुए थे दलपत, इन्होंने महोबा के बताया गया राठौर राजपूत नहीं, महोबा के राठौर राजपूत नहीं है, बल्कि महोबा के चंदेल राजपूत राजा हैं सालबहान, इनकी पुत्री थी यहाँ पर कौन, राजकुमारी दुर्गावती, इससे विवाह किया है। तो यहाँ सेकंड कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये राठौर राजपूत नहीं है बल्कि चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से इन्होंने विवाह किया है। तो यहाँ केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है यहाँ पर केवल 1। 14वां प्रश्न है आपका अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया तब उनका सामना किससे हुआ। दलपत, चंद्र शाह, भारमल, रानी दुर्गावती। देखिए यहाँ पर आप
बताएंगे आपके इसके इतिहास के बारे में। दलपत जो था, दलपत की मृत्यु अल्पायु में हो गई थी, बहुत कम उम्र में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो रानी दुर्गावती यहाँ पर बहुत योग्य थी और इन्होंने अपने 5 साल के बेटे को यहाँ पर राजा बनाया है, जिसका नाम है वीर नारायण, यानी वीर नारायण इनका पुत्र है। तो वीर नारायण को इन्होंने राजा बनाया है 5 साल के बेटे को, और उसको राजा बनाने के उपरांत इन्होंने खुद शासन का कार्यभार यानी कमान संभाली है, और इसके समय में राज्य का और ज़्यादा विस्तार भी हुआ है। 1565 में यहाँ पर आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला बोला है, और रानी जो दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया है। हालांकि उनकी यहाँ पर हार हुई है और उन्होंने समर्पण के बजाय मर जाना बेहतर समझा है, और इसके साथ साथ उनका पुत्र जो था यहाँ पर वीर नारायण, वो भी लड़ते हुए मारा गया है। 14वें का आंसर होगा डी, रानी दुर्गावती। 15वां प्रश्न है अब आपका, गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफ़ी मात्रा में धन कमाया गया? घोड़ा, हाथी, बकरी, गाय। देखिए यहाँ पर गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था, इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में यहाँ पर अच्छा खासा धन कमाया। तो यहाँ 15वें का आंसर होगा पी वाला। 16वां प्रश्न है अब आपका, कथन और कारण दिया है यहाँ पर। कथन, मूलतः बराबरी वाला गौंड समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। कारण क्या था? गौंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। देखिए यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है कि जो पहले बराबरी वाला गौंड समाज था वो धीरे धीरे करके आप देखेंगे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। इस विभाजन का कारण ये था कि कुछ लोगों के मन में क्षत्रिय के रूप में स्थापित होने की इच्छा व्याप्त हो गई, इस वजह से ये समाज बट गया। हालांकि कारण बताया गया कि गौंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। देखिए गौंड जनजाति इससे पहले भी छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी और ऐसे ही शासन उनका चल रहा था, लेकिन ये नहीं है कि इसकी वजह से ये हुआ है, नहीं। यानी यहाँ पर ए और आर दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो 16वें का आंसर होगा बी वाला। 17वां प्रश्न है अब आपका, अहोम जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको। पहला है, अहोम लोग मौजूदा चीन से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आबसे। अहोमों ने भूइयाँ यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। अगला है, 16वीं सदी के दौरान अहोमों ने चुटियों और कोचहाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। अहोमों ने अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए अहोमों की, तो अहोम जो थे वो म्यांमार से आए थे, न कि चाइना से। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अहोम जो थे वो म्यांमार की घाटी से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र की घाटी में आकर बसे थे। अगली बात करें तो अहोमों ने यहाँ पर भूइयाँ यानी खास करके भूस्वामी लोगों की जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था है इसका दमन किया है और इसकी जगह नए राज्य की स्थापना की है। 16वीं सदी के दौरान यहाँ पर अहोमों ने चुटिया यानी चुटिया जो था वो आज आप अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र देखते हैं उसके तरफ ये पड़ता है क्षेत्र, तो वहाँ चुटियों का शासन था। और कोच वाला जो शासन था वो आपके खास करके जो मेघालय और असम वाला रीजन लगा हुआ है, यानी उत्तर पश्चिमी वाला जो मेघालय और असम का रीजन है वहाँ का जो एक जगह है कोचहाजो, तो वहाँ का जो राज्य था इन्होंने फिर अपने में मिला लिया था। तो यहाँ पर सी वाला कथन भी सही है, बी वाला भी सही है। इसके अलावा अहोमों ने इस क्षेत्र की जितनी जनजातियाँ थीं उन सभी पर अपना वर्चस्व जमा लिया था, अपने अधीन कर लिया था। यहाँ पर केवल पहला वाला कथन असत्य है, तो आंसर है यहाँ पर 17वें का ए। 18वां है आपका, अहोमों पर हुए आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। सेकंड, 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया, जिसमें अहोम लोगों की पराजय हुई। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि अहोमों ने अपने आप को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित कर लिया था, इस वजह से उन्हें जो है कई बार कई आक्रमणों को झेलना पड़ा है और ये आक्रमण खास करके दक्षिण पश्चिम वाले रीजन से होते थे। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1662 में यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने जो है अहोम राज्य पर हमला किया है, तो यहाँ पर बहादुरी से सामना करने के बावजूद जो है अहोम लोगों की पराजय हुई है। लेकिन खास करके हम यहाँ पर देखते हैं कि खास करके मुगल लोग जो हैं वो इस वाले रीजन पर बहुत लंबे समय तक अपना शासन नहीं जमा पाए हैं, इसको अपने कब्जे में नहीं ले पाए हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर होगा आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। 19वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता है? शिल्पकार, काश्तकार, बुनकर, श्रमिक। देखिए अहोम जो राज्य था पूरा ये बेगार पर निर्भर था और राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो पाइक यानी कि श्रमिक या पाइक कहे जाते थे। तो यहाँ पर 19वें का आंसर है डी।
20वां प्रश्न है अब आपका, कौन सी जनजाति के लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया शुरू कर दिया और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए? नागा, अहोम, भील, गौंड। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 1530 के दशक तक आते आते इन लोगों ने जो आग्नेय अस्त्र हैं यानी कि वही गोला बारूद, समझ रहे हैं आप, तोप वगैरह, इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है और 1660 तक आते आते इसमें इन्होंने महारत हासिल कर ली है। तो ये अहोम जनजाति के लोग थे। तो यहाँ पर 20वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 21वां प्रश्न है अब आपका, कथन दिया है, कारण दिया है। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। कारण, जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था और इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। देखिए यहाँ पर चूंकि ये पूरा राज्य जो था बेघर पर निर्भर था, तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने राज्य की जनगणना करवाई और प्रत्येक गांव को यहाँ पर अपनी अपनी बारी से श्रमिक यानी पाइक भेजने होते थे। और ऐसा करने की वजह से इन्होंने क्या किया, जो ज़्यादा आबादी वाले इलाके से वहाँ से लोगों को निकाल कर पाइक लोगों को कहीं और दूसरी जगह भेज दिया। इस वजह से यहाँ पर अहोम कुल जो थे वो टूट गए। यानी कथन और कारण यहाँ पर दोनों ही सही हैं। तो आंसर है यहाँ पर ए, यानी ए और आर दोनों ही सही हैं। तो आंसर है 21वें का ए। 22वां प्रश्न है अब आपका, अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। अगला है, अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कवियों एवं जो विद्वान हैं इनको प्रोत्साहन नहीं देता था। देखिए यहाँ पर हम देखने को हमें ये मिलता है, जो अहोम लोग हैं, अहोम लोग में खास करके जो जितने भी पुरुष वयस्क पुरुष होते थे ये सेनाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और दूसरे समय में ये लोग बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण में या फिर अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। बात करें अहोमों की, देखिए अहोम समाज बहुत ज़्यादा परिष्कृत यानी कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उच्च लेवल का समाज था। यहाँ पर आप देखेंगे कवि, विद्वान, इनको अनुदान में ज़मीन भी दी जाती थी। खास करके जो नाट्यकर्म है इसको प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की भी महत्वपूर्ण कृतियों की यहाँ पर रचना स्थानीय भाषा में की गई, यानी कि बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति जो थी वो पहले अहोम भाषा में लिखी गई, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति, और उसके बाद बुरंजी को यहाँ पर फिर असमिया में लिखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कवियों और विद्वानों को प्रोत्साहन देने वाला नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाला राज्य था। तो रूढ़िवादी नहीं था ये। तो यहाँ पर पहला कथन केवल सही है। पूछा गया है कौन सा असत्य है, तो 22वें का बी वाला असत्य है। आंसर है यहाँ पर केवल दूसरा। 23वां प्रश्न है आपका, अहोम समाज के अंतर्गत खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। अगला है, किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। देखिए यहाँ पर अगर बात करें अहोम समाज की, तो अहोम समाज जो था ये खास करके कुलों में विभाजित था और कुलों में विभाजित होने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको हमें खेल कहते थे, यानी अहोम समाज जो कुलों में विभाजित था उन्हें खेल कहा जाता था। तो यहाँ पर एक खेल में प्राय जो है कई सारे गांव होते थे। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर किसानों के बारे में बताया गया है कि किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर यहाँ का जो राजा जो बनाया जाता था वो भी इसे वापस नहीं ले सकता था। तो सेकंड कथन भी यहाँ सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 24वां प्रश्न है अब आपका, अहोम लोगों के धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। अगला है, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में अहोमों पर ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। अगला है, शिव सिंह, यानी कि ये शिव सिंह इनके राजा रहे हैं 1714 से 44 के बीच। इनके काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। अगला है, अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर चूंकि ये जनजाति बिलोंग करते थे, जनजातियों से बिलोंग करते थे, तो शुरुआत में ये अपने जो भी इनके जनजाति देवता थे उनकी उपासना करते थे। धीरे धीरे करके हम देखते हैं 17वीं सदी के पूर्वार्ध में शुरुआत में ही इन पर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो गया है और इन्होंने मंदिरों को, ब्राह्मणों को बहुत सारी भूमि वगैरह अनुदान में दी है। बी वाला कथन भी सही है। यहाँ पर एक राजा हुए हैं अहोमों के, शिव सिंह। इन्होंने तो अपने राज्यकाल में यहाँ पर अपना जो प्रमुख धर्म था हिंदू धर्म घोषित कर दिया था। तो ये सी वाला कथन भी सही है। देखिए हालांकि अहोमों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व जरूर रहा,
लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म भी अपनाया है, लेकिन इन्होंने अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, पुराने जो जनजाति देवता हैं, इनको पूरी तरह से छोड़ नहीं दिया है, बल्कि उनको भी साथ साथ अपनाए रखा है। तो यहाँ पर लिखा गया कि इन्होंने अपनी पुरानी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया नहीं, पूरी तरह से इन्होंने नहीं छोड़ा था। तो यहाँ डी वाला कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ लिखा है छोड़ दिया, नहीं छोड़ा नहीं था, बल्कि उनको भी ये अपनाए रखे हैं। तो यहाँ पर ABC सही है, कथन 24 का डी वाला गलत है, तो आंसर है आपका डी। 25वां प्रश्न है अब आपका, मंगोल जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी मंगोल जनजाति के बारे में बताना है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहला है, यह सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति थी। 1306 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अगला है, अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा एक बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि मध्यकाल में जो एशिया वाला रीजन है, यहाँ पर आपकी सबसे प्रमुख पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल जनजाति हुई थी। तो यहाँ पर 25 का पहला वाला कथन सही है। अगला है, 1306 में चंगेज खान ने यहाँ पर मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा की और ऐसे करके शक्तिशाली बल बना। देखिए, 1306 में नहीं बना है, बल्कि 1206 में इन्होंने जो है, यानी कि जो चंगेज खान है मंगोल की तरफ से और तुर्की जनजातियों में इन्होंने एकता पैदा की है, ऐसे करके ये स्ट्रॉन्ग बने हैं। तो यहाँ पर बी वाला कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ डेट लिखी हुई है 1306, नहीं, ये 1206 है। और देखिए, यहाँ पर इनकी जो मृत्यु हुई है, चंगेज खान की मृत्यु जो हुई है 1227 में हुई है। चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई है। तो 1200 अपनी मृत्यु के समय तक इन्होंने एक बहुत बड़ा सुविस्तृत प्रदेश के शासक ये बन गए थे चंगेज खान। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग समय में यहाँ पर इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन और मध्य पूर्व का एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल था। सबसे बड़ी बात क्या थी मंगोलों की? देखिए, मंगोलों के पास एक सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। साथ साथ यहाँ पर केवल एक जाति के लोग नहीं थे, यानी यहाँ पर विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित इनकी सेना बनी हुई थी। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हुए हैं। तो डी वाला कथन भी यहाँ सही है। केवल गलत कथन जो है वो 25वें का बी कथन गलत है, तो आंसर है 25वें का बी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए, आप लोग परेशान ना हो, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, मैं अगस्त से नया कोई सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल घबराएं नहीं। पहले मेरा प्रयास लगातार यही बना हुआ है कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो, और साथ साथ जो हमारी वीडियो जो अपडेट हमें करनी है, कुछ वीडियो क्योंकि जो सबसे पहले जब मैंने चैनल बनाया था आरंभिक समय में, यानी कि आज जब 3 साल पहले जब चैनल बनाया था, तो उस समय मेरे पास इतना सब स्टफ नहीं था जो आज के समय में है रिकॉर्डिंग करने के लिए, माइक वगैरह, प्रोफेशनल राइटिंग पैड वगैरह। इसके अलावा एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो कुछ वीडियो में त्रुटियां हो गई थी। इस वजह से मुझे दोबारा ये संशोधित करके अपलोड करनी पड़ रही है। तो आप लोग साथ के साथ इससे रिवीजन भी करते जाइए। आपको नया जो कंटेंट है वो अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आप बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए, आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।